नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए, तो जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इनमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा इसे भी विशेष रूप से ध्यान देते चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर जो क्वेश्चन है उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है डिस्कस करता हूं। इससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, साथ ही याद रखने में भी सहूलियत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है, सिक्किम के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य उनके संरक्षक कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। आप कंचनजंगा के बारे में सही सोच रहे हैं, माउंट कंचनजंगा की ही बात हो रही है ना। तो सिक्किम में जो है लोग माउंट कंचनजंगा को अपने संरक्षक के तौर पे पूजते हैं। तो इनके सम्मान में एक नृत्य किया जाता है, इनका नाम है चुफाट, है ना। ये चुफाट नाम का नृत्य जो है ये सिक्किम में लोगों के द्वारा करा जाता है। किसके सम्मान में? तो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में। तो ये भी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि सिक्किम में कंचनजंगा के सम्मान में जो है कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चुफाट आंसर हो गया। इसके अलावा सिक्किम के कुछ अन्य त्योहार देख लेते हैं। सिक्किम का अन्य त्योहार आपका लोसांग है, एक है लोसार। तो लोसार अलग स्टेट में होती है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और आपका लद्दाख में हो सकता है क्या, लोसार। लेकिन सिक्किम में कौन सी होती है? लोसांग। ठीक है, सिक्किम के अंदर एक और त्योहार होता है सागा दावा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, सागा दावा। सिक्किम की स्थापना की बात करेंगे, इंडिया में 1975 में हुआ था। भारत का ये 22वां स्टेट बना था और इसके लिए जो अमेंडमेंट की गई थी संविधान के अंदर, ये जो है 36वें नंबर की करी गई थी। इसके अलावा उधर के कुछ और नृत्य जैसे थांगटा, थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट का फॉर्म है थांगटा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मणिपुर से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मणिपुरी मणिपुर का ही है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा नया त्योहार में कचई लेमन फेस्टिवल, ये भी आपका जो है मणिपुर में ही होता है। कचई लेमन नींबू वाली त्योहार है ना, तो ये भी होता है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने आपको दो त्योहार का नाम बताया था, अगर आपको याद हो। एक त्योहार का नाम है सालुंग त्योहार, है ना, सालुंग त्योहार, और एक त्योहार का नाम है मोपीन त्योहार, है ना। इसके अलावा मैंने लोसार कंबाइंड रूप से बताया ही है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ये तीन त्योहार भी नाम रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नाम पर, और मुखौटा नृत्य भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुखौटा नृत्य को ही युद्ध नृत्य कह देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। युद्ध नृत्य जो है ये मुखौटा नृत्य को ही कह देते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा लाहो, लाहो नृत्य जो है ये मेघालय में जो है मनाया जाता है, करा जाता है। मेघालय के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है बांग्ला फेस्टिवल, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बांग्ला महोत्सव, बांग्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये आपका मेघालय के अंदर होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, है ना, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो रेसिडुअल पावर है का विचार जो है, की धारणा जो है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो ये आपका आंसर है कनाडा। कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्ति की जो है बात करी गई है। अच्छा, अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के सूची का वर्णन है। राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है। इन तीनों सूची के अंतर्गत ऐसा जो विषय अब तक शामिल नहीं किए गए उसे हम अवशिष्ट शक्ति कह देते हैं, और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है ना, यानी केंद्र को दिया गया है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्ति क्या है ये समझ गए। अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिए गए हैं? तो कनाडा के जो है संविधान, वहां से इनका प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा कनाडा से और क्या क्या हमारे संविधान के अंदर ग्रहण किए गए हैं? तो ये एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था जो है ये भी कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये भी आपका कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अच्छा, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं भैया? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और ये राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं
ये कब तक अपने पद पर जो है जो आसीन रहते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का जब तक विश्वास प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं कौन? गवर्नर। और गवर्नर जो होती है ये आपका राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान भी होता है, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकारीय क्षेत्र की वर्णन है ये भी व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से ही ग्रहण करा गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों ही चीज कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक विषय किस सूची में है, तो आपका आंसर होगा कि संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय है, तब स्थान आता है राज्य सूची का, और सबसे कम विषय है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ये दोनों ही ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 के तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी बात जो संविधान में कहां कहां से क्या लिए गए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी बार के एमटीएस में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? देखिए, ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA की स्थापना कब की जाती है? 1876 में। और कहाँ पर की जाती है? तो कोलकाता के अंदर। देखिए, इसी संस्था को बाद में INS इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के रूप में जो है बदल दिया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस की जो बेसिक जड़ है ये इसी को माना जाता है, INA को, जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, बाद में ह्यूम के द्वारा 1885 में एक अलग संस्था कांग्रेस बना, लेकिन ये इसी में विलय हुआ था, तो कांग्रेस का जड़ जो है इसी संस्था को माना जाता है। ठीक है, एक आपने हसरा का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा करा गया था, दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, ये जो हसरा है ये HRA का ही बदला हुआ रूप है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में करा गया था। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो हैं ये कौन है? तो हेनरी विवियन डिराजियो। इसे जरूर ध्यान रखें, VVI करके रखें। जो भी फैक्ट बताता हूं दोस्तों, कोई भी हवा में नहीं होती, हवा में नहीं होती। ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देने वाले फैक्ट हैं। आप किसी भी एग्जाम या कोई भी, अगर आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे तो इसका फायदा आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के जो मतलब संचालन करता थे ये एनी बेसेंट और तिलक हैं। वैसे ओवरऑल थियोसोफिकल सोसाइटी के जनक किसे कहा जाता है? तो मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अलकाट को। ठीक है, लेकिन ये भारत के बाहर, भारत के अंदर थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े रहे? तो एनी बेसेंट और तिलक। देखिए, एनी बेसेंट और तिलक जो है होम रूल आंदोलन से भी जुड़े रहे, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? देखिए, सबसे पहले कृष्णा नदी ये किस भाग का नदी है? तो ये वेस्टर्न रीजन का नदी है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकल गई। इसके बाद ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर आंध्र
प्रदेश में थोड़ी देर फ्लो होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है ना। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट नदी कौन है भाई? तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट कहना सही रहेगा। गोदावरी जो है सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और सेकेंड जो है कृष्णा है। लार्जेस्ट भी सही ही रहेगा क्योंकि बड़ी के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना। इसके अलावा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बता दिया, महाबलेश्वर से। ये किस श्रेणी की नदी है? पश्चिमी घाट की। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस किस राज्य से प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ठीक है। कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये कुंडली नदी है, कोयना नदी है, वर्णी नदी है, मूसी नदी है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सभी के सभी जो है कृष्णा के सहायक नदियों में से हैं, है ना। अभी अभी आपके एमटीएस में ही पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है ना। तो जो आपका महानदी है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, महानदी उड़ीसा से होकर फॉलो होती है और महानदी पर ही आपका हीराकुंड डैम है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है ना, लॉन्गेस्ट डैम है। देखिए लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट में फर्क होता है। ये लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड है ना। इसके अलावा हाईएस्ट डैम टिहरी है ना, टिहरी जो उत्तराखंड में है भागीरथी और भिलांगना के संगम पे। और हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम जो है गुरुत्व बांध जो है ये आपका भाखड़ा है। तो इन तीनों में थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिएगा। सबसे हाईएस्ट वाला पूछे ऊंची जल परियोजना तो आपका जो है टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध परियोजना। सबसे ऊंची गुरुत्व बांध परियोजना तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। सबसे लंबी बांध परियोजना तो हीराकुंड बांध परियोजना, है ना। ये महानदी का नाम आ गया कि तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसके लिए इतना एक्स्ट्रा फैक्ट निकल कर आ गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है। मैंने इसके बारे में एक छोटा सा कोड बनाया था और आप लोगों को बताया भी था। सम गो क का, है ना, सम गो क का। इस प्रकार से मुझे आज से नहीं, ये करीब 12-13 साल से याद है। आप लोग भी याद कर सकते हैं, फनी है लेकिन काम का है। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी, इसके अलावा गंगा। ये सभी के सभी नदियां जो हैं आपके बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हैं। इनके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से है। ताप्ती जो है खंभात के खाड़ी के पास गिरती है। ठीक है, तो ये सभी कुछ बात यहाँ से जो है नदी को लेकर यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे। अच्छा, पहला नदी घाटी परियोजना सब दिन बता देते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना थी पहला 1948 में इंडिया के अंदर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई बता दे कि भैया टिहरी डैम जो है इसमें किसके सहयोग से जो है बनाया गया था, तो यहाँ भी रूस की सहयोग से बनाया गया था। जिस प्रकार से आपने 3 फैक्ट्री में 3 नहीं 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड करे होंगे कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट लगा था ये किसके सहयोग से, तो ये इंग्लैंड के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक पढ़ा होगा कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक भिलाई पढ़ा होगा, तो भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक पढ़ा होगा यहाँ पे बोकारो भी रूस के सहयोग से, है ना। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की सितंबर 2022 में बैठक में किस देश को 9th सदस्य के रूप में चुना गया था, है ना। देखिए सितंबर 2022 की बात है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। ये यहाँ पे ईरान को 9वें सदस्य के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। कहाँ पर, है ना, संघाई एससीओ के अंदर। संघाई का जो है सहयोग संगठन वाला कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जिसकी बैठक अभी अभी हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, है ना, सितंबर 2022 के अंदर। तो यहाँ पे ईरान को जो है एज ए सदस्य के रूप में चुने जाने की बात करी गई, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आए। संघाई सहयोग संगठन 2022 की डायरेक्ट बैठक ही पूछ ले तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, है ना, समरकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर शहर है। अच्छा भैया, एक देश की राजधानी बदल गई है, नूसंतारा हो गई है इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता से, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जाकार्ता से नूसंतारा हो गया है इंडोनेशिया की राजधानी। अभी कुछ ही साल पहले जो आपने श्रीलंका की राजधानी को बदल दिया था, है ना, से कोलंबो से श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा कर दिया था। उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी अपनी राजधानी को जो है कायापलट करा है। ठीक है, एससीओ की स्थापना की बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन की, तो 2001 में होती है और इसकी हेडक्वार्टर जो है ये आपका चाइना के बीजिंग में है। इसके अलावा एनडीबी जो मैंने कल ही बात करा था कि एनडीबी को नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक
बैंक भी बोलते हैं, और ये ब्रिक्स की बैंक है, जो ब्रिक्स जो देश हैं इनके बैंक हैं, और इनका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन के अंदर है। और अभी अभी इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये डिल्मा राउसेफ बने हैं। डिल्मा राउसेफ जो है ये ब्रिक्स के अध्यक्ष बने हैं, जो ब्राजील के भूतपूर्व नेता हैं, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा था। देखिए सती प्रथा को इंडिया में समाप्ति जो है 1829 में मानी जाती है विलियम बेंटिक के द्वारा, और राजा राम मोहन राय जिसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इनके प्रयास से, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत काल में सती प्रथा को जो है रोक लगाने के लिए किसने कदम उठाए, तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक यात्री आया था भारत, इनका नाम था इब्न बतूता। ये मोरक्को से आए थे और इन्होंने एक किताब भी लिखा जिनका नाम है रेहला, है ना। इसके अलावा दीवान ए कोही उस सल्तनत कालीन की एक व्यवस्था होती थी, एक इकाई होती थी, एक ब्रांच होती थी, दीवान ए कोही। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करा था, और ये किससे रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर से, कृषि से, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने दीवाने बंदगान, दीवाने, है ना, दीवाने बंदगान था, दीवाने खैरात था, ये सब जो है फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो यहाँ पे हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। नहर निर्माण की जो सर्वप्रथम कार्य किया था सल्तनत काल में, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश के संस्थापक भी हैं। देखिए तुगलक वंशी वो वंश है जो सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन करा था, लॉन्गेस्ट जो है इनका टर्म रहा था। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जो नहरों का निर्माण करवाया था ये फिरोज शाह तुगलक था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का जो अंत है, जो इस क्वेश्चन का बेस है यहाँ पे, कि सती प्रथा का जो है कौन शासक ने जो है सल्तनत काल में जो है प्रयास करा था, तो यहाँ पे बेस है इसका, तो इसके बारे में ये बताना जरूरी था। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा करा जाता है। उस समय के अंग्रेज होते हैं, और किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय जो है देखिए ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी 1828 में, और ये कहां पर करी थी, तो कलकत्ता के अंदर करी थी, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे 1815 ईस्वी के अंदर। तो ये सभी बातों को, राजा राम मोहन राय के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है ना। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया, ये क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है, तो ये अकबर सेकेंड ने दिया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अम्मा योजना किस राज्य की सरकारी पहल है। देखिए अम्मा योजना जो है ये सिक्किम राज्य की सरकारी पहल है। दोस्तों दिल दहला देने वाली घटना घटी है, ये तो आप भी जानते हैं, इंडियन रेलवे के अंदर काला दिन, है ना, बालासोर के अंदर, है ना, ये आप सभी जानते हैं। तो समझते ही हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही है, और आजकल थोड़ा प्रेशर भी है हमें, तो इसीलिए सीजीएल की प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो जो है आजकल हम नहीं ला पा रहे हैं। तो 1-2 दिन में ड्यूटी जब नॉर्मल होती है तो हम ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक जो है सीजीएल वाली प्रैक्टिस सेट उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और पीडीएफ वगैरह हैं वो भी देखते रहिएगा, है ना। और ये भी वीडियो अटेंड कर सकते हैं जो सीजीएल के बच्चे हैं, इनमें भी कोई खराबी नहीं है, ये भी क्वेश्चन उच्च लेवल के ही हैं। और आप जानते हैं जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है हमारी फैक्ट, तो आप जो है पढ़ सकते हो। 1-2 दिन दे दीजिए, जो भी वीडियो के लिए फरमाइश कर रहे हैं एचसीएम की वीडियो वगैरह के लिए, तो 1-2 दिन में मेरी मॉर्निंग ड्यूटी खत्म हो जाएंगी, इसके बाद में हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अम्मा योजना किस राज्य की सरकारी पहल है, तो ये आपका सिक्किम की सरकारी पहल है अम्मा योजना। अम्मा योजना, वात्सल्य योजना, ये सभी सिक्किम राज्य के ही ये दोनों योजनाएं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अम्मा योजना में क्या होती है, तो अम्मा योजना में जो बेरोजगार माताएं हैं, जो महिलाएं हैं बेरोजगार, है ना, उनके पास कोई काम नहीं है और आय की कोई मतलब जरिया नहीं है डायरेक्ट, है ना, यानी जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उनको 20,000 रुपया जो है वार्षिक मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा वात्सल्य योजना क्या है कि जिन माताओं को, यानी जिन महिलाओं को, है ना, माता तो बनी ही नहीं, जिन महिलाओं को मतलब निसंतान है, जो महिलाएं निसंतान है, तो उनको जो आप आईवीएफ होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, उनकी इलाज या फिर सहायता लेने के लिए 3 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करा जाएगा। ये भी सिक्किम की ही पहल है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr, अर्जेंटम ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फोटोग्राफी में हाइपो सोल्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है। कई दफा तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से हाइपो सोल्यूशन किसे कहा जाता है,
तो आप कहोगे सोडियम थायोसल्फेट को जो है ये हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है या तो कैडमियम का या तो बोरोन का, कैडमियम और बोरोन का जो है प्रयोग किया जाता है आपके नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, नियंत्रक क्षार के रूप में। ठीक है, इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ही जो है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल या ग्रेफाइट का। अब भारी जल के बारे में भी कुछ जानना है आपको, भारी जल का सूत्र भी पूछा जाता है, D2O होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम, है ना, तो इसी में से जो है D को लेके आपका भारी जल का निर्माण ड्यूटियम ऑक्साइड, है ना, मतलब D2O, है ना, ये आपका जो है भारी जल, ड्यूटियम ऑक्साइड नहीं होगा, D2O जो है ये आपका जो है भारी जल का सूत्र है ना। और ग्रेफाइट के बारे में भी आपको जानना है कि ये अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी, है ना, गुड कंडक्टर है, विद्युत के सुचालक होते हैं और इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में भी होता है ग्रेफाइट का। इसके अलावा जो है जो कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो ये 2 मेन अपरूप है। वैसे तो कार्बन हर जगह होते हैं, जो आप मुंह में क्रीम लगाते हैं वो भी किसी न किसी कार्बन का ही फॉर्म है। इसके अलावा कोयला वगैरह हो जाएगा, फुलेरीन वगैरह हो जाएंगे, ये सब जो है कार्बन के ही अपरूप है। लेकिन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये आपका ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के 2 मूल मतलब अहम अपरूप है। इसके अलावा सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, तो किरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है ना। उसी प्रकार से पोटेशियम का भी आपसे पूछ देता है, तो पोटेशियम को जो है जल में डुबा कर रखा जाता है। इसके अलावा यसद लेपन या यस्दीकरण या जो है गैल्वेनाइजेशन, तो इसमें जो है किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, लोहा के ऊपर, तो जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचने के लिए। देखिए लोहा पर अगर जंग लगा हो तो उसका वजन बढ़ता है कि घटता है, तो आपको लग रहा होगा कि घटता है, लेकिन वजन बढ़ जाता है जंग लगी हुई लोहा को, है ना। अब ये बहुत नगण्य मात्रा में बढ़ता है, ऐसे नहीं कि आपके सरिया में जो घर बनाने वाला सरिया है उसमें जंग लग गया तो 5 किलो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत नगण्य बढ़ता है लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी के सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक विचलन दर्शाने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका जलवाष्प है, ये सबसे अधिक विचलन दर्शाता है ग्रीन हाउस गैसेस में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत लिखा गया है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, तो N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। इसे हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। एक बार CGL ने क्वेश्चन करा कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो एक ऑप्शन था शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा मतलब जो आपका सर्जन वगैरह होते हैं, जो ऑपरेशन वाली जो चिकित्सा पद्धति होती है उसके अंदर इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक मतलब जो है शांत करने के लिए, नशा के रूप में, जो बेहोशी की स्थिति पैदा करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है अग्निशामक में किया जाता है, आग बुझाने वाली जो भी मटेरियल बनते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है, या फिर जो आग लगती है तो डायरेक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाया जाता है। इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काम के हैं। आज हमने जो है किस धातु का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट रखा है। बहुत दिन मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा चीज कैसे बनाया जाता है। कभी कभी मैं केमिस्ट्री के ऊपर ले लेता हूं कि भाई किसको रसायन की भाषा में क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले थे, तो देखिए महाराष्ट्र को 56 स्वर्ण पदक मिले थे, और ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम से तीसरी बार भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम के सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के 8 शहर में कराए गए थे। देखिए अभी जो एग्जाम गया था आपका HCM CRPF का, है ना, CRPF का नहीं जी, अभी GD का एग्जाम, CHSL का, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये MP के कितने शहरों में कराए गए, तो ऑप्शन थे 8 राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र को सबसे अधिक 161 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 56 वो गोल्ड है, और गोल्ड घटा दीजिएगा 161 में से तो ब्रॉन्ज आ जाएगा। ठीक है, प्रथम
स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ 161 पदकों के साथ, दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है 128 पदक के साथ, है ना, और तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 वाला जो हुआ था यानी चौथा संस्करण, ये आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जहां पे हरियाणा ही विनर हुए थे। ठीक है, इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था, तो और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन असम में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आप खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है डाटा अपने पास जरूर रखें एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर। ठीक है, विश्व के सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था, है ना। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लगाई गई थी। जीएसटी से संबंधित जो संशोधन है ये बहुत बार पूछा गया है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है। तो ये तीनों चारों संविधान संशोधन जो 101, 102, 103, 104 है, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स का उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी सर्वप्रथम भारत के अंदर किस राज्य में लगाया गया था? तो सबसे पहले असम के अंदर लगाया गया था। जीएसटी का मैक्सिमम रेंज जो है इंडिया के अंदर ये 28% है, और जो लॉटरी वगैरह इंडिया मतलब किसी को लग जाता है तो इसमें 28% फिक्स रेट है कि आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ जीएसटी से संबंधित, है ना, आपकी जानकारी। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित एक संविधान में आर्टिकल भी क्रिएट है 279A, ये जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है, जीएसटी परिषद से। ठीक है, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो भैया भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं ना, ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त 2022 में आयोजित कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल के खिताब किसने जीता? देखिए, अगस्त 2022 में कनाडा ओपन 2022 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। कौन? सिमोना हालेप ने। कनाडा ओपन 2022 में पुरुष एकल के खिताब पाब्लो कैरेनी ने जीता है। पाब्ले करेनी, करेनी नहीं करेनो है ना, करेनो है ये, पाब्लो करेनो, इस प्रकार से नाम है इनका। ये पुरुष एकल में कनाडा ओपन 2022 के विजेता हैं, और कनाडा ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता सिमोना हालेप हैं। ठीक है, अमेरिकी ओपन भी पूछी गई थी, तो अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल में विजेता कार्लोस अल्कारेज है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। महिला ओपन अमेरिकी में पूछा गया है ना, कि अमेरिकी ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है, तो ईगा स्वीटेक को पूछा गया था। अभी आपका जो है कार्लोस अल्कारेज बचा हुआ है, यानी पुरुष एकल वाला पूछा जाना बाकी है। इसके अलावा ग्रैंड प्रिक्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि हाल फिलहाल में जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुए ना, उसके 70 से 80% के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टापेन है। इनके किस्मती बड़े अच्छे हैं भाई, है ना, जहां जाते हैं जीत जाते हैं, है ना। तो अभी देखिए मैक्स वर्स्टापेन जो है कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं हाल फिलहाल में। सबसे पहले अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये भी मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2022, यूएसए ग्रैंड प्रिक्स 2022, और 2022 में जो वर्ल्ड फार्मूला 1 जो चैंपियनशिप हुआ है, इसके भी विजेता मैक्स वर्स्टापेन ही है। तो यहाँ पे 6 ऐसे खेल हैं जो ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 रेस से संबंधित है, इन सभी के विजेता जो है मैक्स वर्स्टापेन है। तो आपको ऑप्शन छांटने में भी मदद करेगा, इनके अलावा अगर किसी और का पूछ दिया तो। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? देखिए, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष के कुछ अन्य पुस्तक हैं, द शैडोलैंड्स, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, द ग्रेट डिटर्जमेंट, है ना, जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं किसके हैं? तो ये आपके अमिताभ घोष के हैं। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। इसी फॉर्म में आपका अकबर नामा आ जाता है, इनका लेखक जो है अबुल फजल है। इसी फॉर्म में आपका बाबर नामा आ जाता है, बाबर नामा के लेखक स्वयं बाबर हैं। तो ये सब आपको लिखना है, मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, यूएनडीपी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आती है एग्जाम के अंदर, है ना। तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है? तो 132 रैंक जो है यूएनडीपी ने भारत को प्रदान करा है। विश्व हंगर इंडेक्स में जो है भारत का 107वां स्थान है जी, 107वां।
ठीक है, पहले जो है 101वां था, अब 6 स्थान खिसक के 107वां हुआ है, हंगर इंडेक्स लेटेस्ट वाला, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बजट सत्र 2023-2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये जो बजट अभी करंट चल रहा है 2023-2024, इसमें जो है राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट जो है ये जीडीपी का कितना परसेंटेज रहने का जो है बात करी गई है, तो आपका 5.9% जो है रह जाने की बात करी गई है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पदुचेरी का लिंगानुपात कितना है। देखिए पदुचेरी जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात सेक्स रेशियो आपका कहाँ का है, पदुचेरी का है। तो पदुचेरी का 1037 जो है, यानी 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं जो है पदुचेरी के अंदर है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है ये आपका धन विधेयक को परिभाषित करती है, धन विधेयक से संबंधित है ना। धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला साहब, इन्होंने ही मतलब जो भी रहेंगे स्पीकर उस समय जब ये पेश किया जाएगा, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं, तो फिलहाल ओम बिरला साहब इसे जो है जज करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक कहां पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा के अंदर किए जाते हैं। जाहिर सी बात है इनका हेड जो है इनको प्रस्ताव मतलब इनको वेरीफाई करके जो है मतलब टैग करते हैं कि है या है नहीं, तो यहीं पेश किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 148 सीएजी कैग से संबंधित है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी से संबंधित है। ये जो भी पोस्ट है 148, 280 और 76 में, ये सभी की नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये थे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।